अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिम मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और जो इस वक्त सूरत हाल है, और अगर हम ये कहें कि पिछले 9 माह से जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अजीब एक पॉलिटिकल सर्कस लगा हुआ है। और ख़ासतौर पर अगर हम पंजाब में सूरत हाल जाकर देखें तो लगता ही नहीं है कि इस मुल्क में किसी और किस्म के मसले हैं, लगता ही नहीं है कि इस मुल्क में सब माशी किन मसाइल का सामना है, लगता ही नहीं है कि इस मुल्क में दहशत गर्दी का जिन एक दफ़ा फिर बोतल से बाहर आता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन जो हमारी इशराफिया, जो पॉलिटिकल एलीट है, उसकी प्रायोरिटी ये है कि हमें हुकूमतें बनानी है और इसकी हुकूमत बननी है, उसकी हुकूमत नहीं बननी है, इसको गिराना है और उसको उठाना है, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे में पीटीआई जिसका एक वन पॉइंट जिसको कहना चाहिए कि डिमांड है, वो ये कि जी आप अर्ली इलेक्शंस कराएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई असद उमर साहब, उनसे ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, मैं ज़रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे जाननी है और आपसे समझनी भी है, लेकिन पहले मैं ज़रा पंजाब की सूरत हाल पर आ जाती हूँ। पंजाब की सूरत हाल 26 नवंबर को इमरान खान साहब ऐलान करते हैं कि असेंबलीज तोड़ूंगा, 17 दिसंबर को कहते हैं कि 23 दिसंबर को तोड़ूंगा। अब सारी जितना भी कुछ हुआ तो लोगों का सवाल ये है, मेरा भी सवाल ये है कि ये इतना गैप दिया ही क्यों, अगले को इतनी स्पेस दी ही क्यों कि कभी वो डी नोटिफाई करे सीएम को, कभी वो तहरीक-ए-एतमाद लाए, कभी वो कॉन्फिडेंस के वोट का कहे। किसी को एक्सपोज करना चाह रहे थे या इसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी भी थी? ये जो गिला शिकवा लोगों को होता है कि नहीं, ये वो तो मौका ही नहीं दिया, जल्दी में कर दिया, अगर पहले बात होती तो देखें कुछ हो सकता था, तो हमने कहा किसी को गिला शिकवा कोई ना रहे। उसके अलावा एक मुशावरती अमल था जिसको मुकम्मल करना था। 26 को जब उन्होंने अनाउंस किया था उसी दिन ये बात कह दी गई थी। फिर कमिटीज़ बनाई गई थी, उन कमिटीज़ की जिम्मेदारी ये लगाई गई थी, पार्टी की अपनी तहरीक इंसाफ की कमिटीज़ को जिम्मेदारी ये थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं कि तहलील से पहले मुकम्मल कर ली जाए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा था। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डेफिनेटली अगली तरफ भी पुराने सियासतदान हैं, 4-4 दहाइयों 3-3 दहाइयों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो उनकी मूव्स आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं की थी कि ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो हुई? उन्होंने कानून के अंदर रहते हुए वो जो कुछ भी कर सकते थे उस सब का तोड़ मौजूद था। अभी तो वो बिल्कुल ही गैर आईनी उन्होंने एक कदम उठाया ना गवर्नर साहब ने, इसलिए उसको सस्पेंड भी कर दिया हाई कोर्ट ने। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर मांगते हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब मांगा जाता है तो असेंबलियाँ तहलील होने से रुकती नहीं है। वो हमारी तज्जिए के अंदर ये था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे जल्दी तहलील कर देंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए तो उसके बाद जो है वो तहलील नहीं हो सकती जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो जुलाई में जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद वो पास हो ही नहीं सकता। अब जो नया आइन की तशरीह सामने आई है, आइन तो पुराना है, उसकी तशरीह सामने आई है, तो कोई वजह नहीं थी जल्दी करने की या परेशानी की, और अभी भी कोई नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि आप लोगों ने 23 दिसंबर को कहा कि आप असेंबली तोड़ेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 23 दिसंबर को आपको एक अंडरटेकिंग अदालत में जमा कराना पड़ा कि जी आप असेंबलीज तोड़ने नहीं जा रहे, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जा रहे जब तक अदालत की अगली पेशी, अगली कार्रवाई होगी, यानी 11 जनवरी। अब यहाँ पर PMLN का क्लेम यह है कि आप मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं पंजाब असेंबली में और कॉन्फिडेंस का वोट ले। तो अब ये मुझे समझाने पूछना आपसे ये है कि क्या आप लोग या चौधरी परवेज इलाही साहब इसके लिए तैयार हैं, ये साबित करने के लिए कि मेजॉरिटी अब भी वो रखते हैं और कॉन्फिडेंस का वोट ले सकते हैं? बिल्कुल कर देंगे जी, ये ख्वाहिश भी उनकी पूरी कर देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी बरकरार है और उसमें कोई शक नहीं। क्या ये गलत है कि कल जब आपने इजलास बुलाया जिसमें वो 2 बिल भी पास हुए, उसमें 180-190 के बजाय 156 अरकान ने अटेंड किया? वो तमाम उसके अंदर अरकान नहीं थे, वो तो हमें पता था, उसमें से कई लोग मुल्क से बाहर हैं। तो अभी आप लोग वोट ऑफ चौधरी परवेज इलाही साहब कम से कम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए तैयार हैं, और अगर ये उनकी डिमांड पे लिया जाएगा ऑपोजिशन की, या आप खुद भी की तरफ से भी ये इनिशिएट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ठीक है मैं देता हूँ? ये हम खुद भी कर सकते हैं जी, ये खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ किसी के जहन में अगर कोई शक है तो उसको दूर करने के लिए इरादा है, प्लानिंग है? जिस दिन फैसला होगा तो पता चल जाएगा। यानी सोच रखा है कि करेंगे जी।
ओके अच्छा, ये सारा कुछ हुआ। जब मैं 17 दिसंबर की बात करी असद उमर साहब, तो इमरान खान साहब ने खिताब किया एक स्पीच की। उनके राइट पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे थे, लेफ्ट पे महमूद खान साहब बैठे थे, और ये लग रहा था कि दोनों उस फैसले पे कंसेंसस के साथ है उनके दोनों का। दूसरे ही दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, इमरान खान साहब ने बहुत गलत किया, मैंने उनको कहा था ऐसा ना करें और नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम उनको जवाब देंगे। अब इमरान खान साहब ने लगा ये कि पिछले खिताब में एक थोड़ा सा उन्होंने एहतियात की, मोहतात रवैया अपनाया, वो एक आदमी पर आ गए। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नाराज़गी ना हो उसकी वजह है, और आगे भी यही तसलसल चलेगा? नहीं जी, मेरे ख्याल में इसका दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। और आपने कहा कि पहले लग रहा था जब वो साथ बैठे थे जैसे फैसले के ऊपर एक ही सबका नुक्ता नज़र है तीनों लोगों का, तो फैसले के ऊपर तो अभी भी तीनों लोगों का एक ही नुक्ता नज़र है, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो जो फैसला था, वो फैसला ये तो नहीं था कि जनरल बाजवा अच्छे आदमी है, नहीं है। फैसला तो ये था कि असेंबली तहलील करनी है, उस असेंबली की तहलील करने के ऊपर एक ही राय है। जनरल बाजवा के जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी या जो उन्होंने फैसले किए, उसके ऊपर एक से ज़्यादा राय मौजूद है। बिल्कुल है, चौधरी परवेज़ इलाही की राय मुख्तलिफ है, हमारी राय मुख्तलिफ है। उनकी राय का एहतराम करेंगे खान साहब या आप लोग? उनकी राय का एहतराम इतना करेंगे कि हम इस बात का एहतराम करते हैं कि वो राय रखने का हक रखते हैं। जिस तरीके से वो अपनी राय रखने का हक रखते हैं, इस तरह का हम भी रखते हैं। देखिए, वो कह रहे थे कि अगर दोबारा नाम लिया तो फिर मैं भी उसका जवाब दूंगा, मेरी पार्टी भी खुलकर उसका जवाब देगी। जरूर उसके लिए तैयार है? जरूर दें बीबी, हमने कब रोका जवाब देने से। अच्छा, मैं जो आप कह रहे हैं ना कि आपको कुछ शक है, डेफिनेटली कंसेंसस था, लेकिन शक सर मुझे तो नहीं है, लेकिन पीएमएलएन को यकीन है। वो ये कहते हैं कि हमने अभी अता तारफ साहब का मैं बयान पढ़ रही थी, उन्होंने कहा हमने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मिलकर पीटीआई को धोखा दे दिया और वो नुकसान में रही। ये तो एक इंप्रेशन है कि चौधरी साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये इंप्रेशन नहीं है, ये अता तारन की डेस्परेशन बोल रही है। देखें, इस किस्म के मज़ाहिया बयानात, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान पिछले 8 महीने से एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है, इंतहाई तारीक दौर से। और जितनी इस वक्त मायूसी मुल्क के अंदर फैली हुई है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखी। कम से कम उस वक्त तो बहुत छोटा होता था मैं, लेकिन 1971 का ज़ाहिर साइन हुआ था, उस वक्त इंतहाई मायूसी थी मुल्क के अंदर। उसके बाद से ऐसी मैंने मायूसी नहीं देखी। तो आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा ये पीडीएम के लीडरान को कि वक्तन फ़वक्तन वो ऐसी अच्छी मज़ाहिया बातें ज़रूर करते हैं जिससे इंसान को कम से कम हंसने का मौका तो मिलता है। सर, आप लोगों को हंसने के मौके मिल जाते हैं, लेकिन अब इस वक्त जो गरीब आवाम है उसके नसीब में तो सिर्फ रोना ही रोना है जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। मैं इस पर ज़रा ज़रूर बात करूँगी, लेकिन उससे पहले ये आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी सीट एडजस्टमेंट होगी, और उन्होंने कहा कि जी ऐसी वैसी नहीं, एक कमेटी बनाए जिसमें असद उमर साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, सब्तैन खान साहब हो। वो कमेटी बन भी गई। अब उसमें क्या मामलात हुए, कितने नंबर ऑफ सीट्स पे आप लोग सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं इत्तलात 25 की आ रही है, कहीं इत्तलात 30 की आ रही है। आप इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कर सकते हैं कि कितनी पंजाब की सीट्स होंगी, कितनी वफाक की सीट्स होंगी जहाँ पे पीटीआई और पीएमएलक्यू की सीट एडजस्टमेंट होगी आगे? वो कमेटी जो तश्कील दी गई थी, जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई, उसके अंदर परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और एजाज चौधरी थे। ये 4 लोगों को उन्होंने नामजद किया था। उनकी 1-2 मीटिंग्स भी हुई है, मैं उसके अंदर शामिल नहीं हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इस वक्त बातचीत कहाँ तक पहुँची है। जो उसका फाइनल जब हो जाएगा, उसका कोई फार्मूला सामने आ जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है एक नशिस्त होगी जिसमें चेयरमैन साहब खुद बैठेंगे लीडरशिप के साथ और हतमी फैसला किया जाएगा। अच्छा, चलें, ये तो बता सकते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, कितनी सीट्स पे सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं? मैं हूँ नहीं ना जी, तो मुझे नहीं पता कि उस मीटिंग के अंदर अभी तक क्या बातचीत हुई है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी सीट्स मांगी हैं अभी तक। नहीं, तो आप इससे भी लाइल्म हैं कि डिमांड क्या है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की? आप तो इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से सवाल पूछेंगी तो जवाब तो फिर भी नहीं बदलेगा। मैं तो ऑलरेडी जवाब दे चुका था इस बात का। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप इससे भी लाइल्म में सर, आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बीबी, एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर मैं नहीं शामिल हूं। अगर फैसला हो जाए और मैं नाइल्म हूं तो फिर आपको ताज्जुब जरूर होना चाहिए कि फैसला ही हो गया, आपको पता ही नहीं चला। जब फैसले की बारी आएगी तो हम सब शामिल हो जाएंगे। चलें, दुरुस्त है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा वफाक पे। अगर कोई पंजाब का दोबारा कोई सवाल आ गया तो फिर मैं पूछ लूंगी, इजाज़त दीजिएगा, लेकिन ज़रा वफाक पे बात कर लेते हैं। फ्रॉम 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स पीटीआई ने जलसे जुलूस भी कर लिए, लॉन्ग मार्च भी कर ली, एहतजाज भी कर लिया, पार्लियामान से बाहर भी आ गए और असेंबलीज तक तोड़ने की बात कर ली।
लेकिन जो वफाकी हुकूमत है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टस से मस नहीं हुई, उनको कोई फ़र्क ही जैसे नहीं पड़ा। और आप लोगों का मुतालबा था कि क़ब्ल वक्त इलेक्शन, उन्होंने कहा कि जी अपने वक्त पे होंगे, और अब तो इत्तलात ये हैं कि वो शायद इसका जो आइनी मुद्दत है उसमें इजाफा भी कर लें, यानी इलेक्शन 2023 में भी नहीं 2024 में होंगे। तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे कोई आपकी कमज़ोरी रही, कोई आपका फेलियर रहा, कहीं आप लैक कर गई आपकी स्ट्रैटेजी, क्या हुआ सर? नहीं, देखिए बात बहुत सादा सी है। हमने ये कहा था कि जो हुआ है वो पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है। इस साजिश के तहत जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया उससे पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी गई हैं, इसलिए हम मुज़ाहमत करेंगे, और वो मुज़ाहमत करेंगे हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए, और जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और हमने करके दिखाया, और सारे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरीके से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक बैरूनी मुदाखलत, कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज हैं मेरे नहीं, वाज़े बैरूनी मुदाखलत हुई, और उसके सामने पूरी कौम खड़ी हो गई। इमरान खान जो हैं उन्होंने लीड किया उस कैंपेन को, सारी कौम उनके साथ खड़ी हो गई, और पहली दफ़ा ये मुज़ाहमत आपको होती हुई नज़र आई। इससे इलेक्शन बिल्कुल अभी तक हासिल नहीं हुआ, ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाहमत हुई है पिछले 8 साढ़े 8 माह की, इससे पाकिस्तान की तारीख का रुख ज़रूर बदल गया है। सर इलेक्शन अगर 2023 में भी नहीं होते और 2024 तक ये हुकूमत ले जाती है, उसके बाद बड़ी वजूहात भी हैं। उसके बाद पाकिस्तान की वो बुनियाद बना सकती है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को वो बुनियाद बना सकती है, जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसको। तो अगर 2024 तक ले जाते हैं तो ये जो मोमेंटम और जिस अवेयरनेस की और जिस चीज़ों की आप बात करें, इसको सस्टेन रख पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो आपने जो कहा, ये बात अभी जो आपने कही है ये बिल्कुल वाज़े तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी बात कही है। उनके पास कोई बुनियाद नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उनके पास कोई बुनियाद नहीं है। कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि अगर सैलाब आए तो उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सकते। सैलाब आने के बाद उनकी पूरी सियासत चल रही है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो सितंबर 25 को हुए हैं, अगस्त के अंदर सैलाब आए और 25 सितंबर को पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर इलेक्शन कराए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिंध के सूबे के अंदर मुकामी हुकूमत के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शंस मुतवातिर चल रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन सामने आए हुए हैं। सो इलेक्शंस तो मुस्तकिल हो रहे हैं, तो कोई बुनियाद नहीं है। सैलाब से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। 2012 में बहुत बड़े सैलाब आए थे, इससे बड़े सैलाब आए थे, और 2013 के अंदर इलेक्शन हुआ था। सो बुनियाद तो कोई नहीं है, ख्वाहिश ज़रूर है उनकी, ख्वाहिश ज़रूर है उनकी। वो इसलिए ख्वाहिश है कि उनको पता है, बाकी सारे पाकिस्तान को तो पता ही है, लेकिन पीडीएम की लीडरशिप को पता है कि सारा का सारा पाकिस्तान उनको मुस्तरद करके बैठ गया है, और वो इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो हर इलेक्शन से वो भाग रहे हैं। वो कराची हैदराबाद के मुकामी हुकूमत के इलेक्शन से भागे, वो इस्लामाबाद के मुकामी हुकूमत के इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो कौमी असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द जो है ना, सबके सब लंदन पहुंच जाएंगे नवाज शरीफ के पास। सर वो तो भाग रहे हैं, लेकिन आप उनको रोक भी तो नहीं पा रहे हैं। वो उनको तो जैसे रोका गया है वो तो याद रखेंगे। इलेक्शन होना तो एक चीज़ होती है, यहाँ तो सियासत ख़त्म हो गई है, और इनको पता है कि इनकी सियासत ख़त्म होने के साथ साथ इनकी जायदादें भी ख़त्म होंगी। आप ज़रा उनसे जाके पूछें तो उनके हाल क्या है इस वक्त। तो सर अब आपके सिर्फ जानना अब ये है कि सब कुछ आप लोगों ने कर लिया, और असेंबली तो डेफिनेटली अभी टूटी नहीं है, और आपने कहा जब पंजाब की तोड़ेंगे, उसको मशरूत है केपीके की, उसका तोड़ेंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब आपके पास कौन से कार्ड्स रह गए हैं इनको मजबूर करने के लिए कि आप इलेक्शन कबल वक्त करा दें, या मेंटली तौर पर कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर हो गए कि जी ठीक है इलेक्शन जो है अब अपने वक्त पर ही होंगे अगर आगे नहीं बढ़े तो? नहीं, ये आपने कैसे फैसला कर लिया कि तहलील नहीं होगी? तहलील नहीं होगी। नहीं, मैं ये नहीं, मैंने कहा अनलेस एंड अनटिल कम से कम 11 जनवरी तक डेफिनेटली, और उसके बाद केपी होगी जो खबरें आ रही हैं। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि 11 जनवरी से पहले भी तहलील हो सकती हैं। हमारी जो पंजाब असेंबली कानूनी जी पंजाब असेंबली उससे सर अंडरटेकिंग दी है आप लोगों ने अदालत में। ओहो भी छोड़ देना आप जरा, कानून के ऊपर बहस अभी हम नहीं करते। 11 से पहले भी हो सकती है, लेकिन 11 जनवरी जो है वो अभी से कोई 18 अगस्त के बाद तो नहीं है ना। वो तो 18 अगस्त है, ये तो 11 जनवरी है असेंबली की टर्म जो पूरी होनी है। सो देखें, हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि हम इस पाकिस्तान के ऊपर जो रजीम चेंज की गई है, जिससे पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी
अजीरन कर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई फैलाई गई है। ये मेरे अदादोशुमार नहीं है, ये इसी हुकूमत के इदारों के अदादोशुमार है। बदतरीन महंगाई पाकिस्तान की तारीख में जो नहीं देखी गई। इस वक्त एक बेरोजगारी का तूफान आ रहा है। आपकी तरसीलात ज़र गिर रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपका किसान तबाह हाल है। इस वक्त जिस तरफ आप देखेंगे जो दहशतगर्दी की लहर मुल्क के अंदर फैली हुई है, 2014 के बाद पहली दफा इस्लामाबाद पहुंच गई है दहशतगर्दी, आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्क के अंदर फैलती चली जा रही है। जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको तबाही तबाही नजर आएगी। तो इस तबाही को मेरी जिद्दोजहद इस पे मशरूत नहीं है कि मैं कल कामयाब हो जाऊंगा तो मैं जिद्दोजहद करूंगा वरना नहीं करूंगा। मैं तो आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक जिद्दोजहद करता रहूंगा। मेरे खिलाफ बाकी सारी पार्टी के खिलाफ हो रहा है, मेरे खिलाफ 17 FIR काटी हुई है, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, FIA की इंक्वायरी, आर्टिकल 6 की इंक्वायरी, ये जो मर्जी कर ले। ये इन्होंने इमरान खान के ऊपर गोलियां चला ली, नहीं रुकेंगे हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रात को जब जाकर सोते हैं बड़ी सुकून से सोते हैं कि जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है ना, उस पूरी हिम्मत के साथ इस पाकिस्तान की तबाहकारी का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा असद उमर साहब, अब जब आप ये कहते हैं कि ये जो मर्जी कर ले, तो ये से मुराद सिर्फ PMLN, सिर्फ पीपल्स पार्टी, या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उसके अलावा भी कोई है? जो भी पाकिस्तान की जो तबाही है उसके अंदर शराकत दार बनेगा, हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे, मुजाहिमत करते रहेंगे। चाहे इलेक्शन PDM ना चाहे या इलेक्शन आप ना चाहें, जो भी नहीं चाहेगा, हम दो टोक अल्फाज में कहेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। अभी आगे जरा से बात करेंगे मईशत, मैं आपको बताता हूं मईशत अभी आगे कहां जा रही है। जो हो चुका है वो तो मैंने बता दिया, आगे कहां जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। सर उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन आपने कहा कि चाहे वो PDM ना चाहे या चाहे आप ना चाहें, तो ज़ाहिर हम तो, हमारी तो खैर कोई ऐसी किसकी कैपेसिटी में हमारा चाहना ना चाहना मैटर नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और कल कुछ बात की है, और ये शायद शकूक व शुबात भी हैं कि जो रजीम चेंज थी और जो जिसका जिम्मेदार आप लोग जनरल बाजवा को भी ठहराते थे, क्या कोई तब्दीली आई है या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसका तसलसल अभी भी कायम है आपकी नज़र में? हमें इस वक्त ग्राउंड पे कोई तब्दीली अभी तक नज़र नहीं आई है। शुरू के दिन हैं, तो इब्तदाई दिन है। इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वही पॉलिसी जारी रहेगी या वो पॉलिसी जारी नहीं रहेगी। अभी तक हमें कोई उसके अंदर वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र नहीं आई है। अगर वो पॉलिसी जारी रहेगी तो पाकिस्तान मज़ीद नुकसान से दोचार होगा, इसमें हमें कोई शक नहीं। इनको कटहरे में भी किसी को लेकर आएंगे जो इन तमाम हालात के जिम्मेदार है अगर आने वाले दिनों में आपको अपने अहमद फराज ने क्या कहा था, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। आप इरादा रखते हैं गिराने का? ये इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिद्दोजहद, अब अपनी देखें पाकिस्तान की बतौर मुल्क एक हकीकी आज़ादी के लिए कि कभी दुनिया में जितना मर्जी ताकतवर कोई मुल्क हो उसकी हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करे, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करे, सबके साथ अमन के साथ ज़िंदगी गुजारे, लेकिन किसी के सामने सर झुका के ना गुजारे। मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत हो, इन असूलों के लिए जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि रजीम चेंज का जिम्मेदार और उनका डेफिनेटली जिनको फैसिलिटेट किया गया, जिनका साथ दिया गया, जिनको सपोर्ट किया गया, जनरल बाजवा साहब, अगर आपकी हुकूमत आज आ जाती है तो जनरल बाजवा साहब को आप इंसाफ के कटहरे में या उनकी एक चार्जशीट उन पर कोई साबित करेंगे, उनको कटहरे में लेकर आएंगे? देखिए हम कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई पूछना चाह रही हूँ। किसी एक शख्स के बारे में हम नहीं कोई मुतालबा कर रहे, लेकिन हमारा मुतालबा, और ये नया मुतालबा नहीं है, ये हमारी हुकूमत की जो काबीना की आखिरी मीटिंग थी उसके अंदर बाकायदा ये फैसला किया गया और आज भी हम उस मुतालबे पे कायम हैं। वो क्या है कि ये जो साइफर बाहर से आया, ये जो साजिश की गई मुल्क की, वो एक अदालती कमीशन के ज़रिए इसकी तहकीकात की जाए। क्या हकीकत थी, कौन जिम्मेदार था, कौन नहीं था, वो एक अदालती प्रोसेस के जरिए एक जुडिशल कमीशन के मातहत सारी इंक्वायरी करके कौम के सामने हकीकत सामने रखी जाए और जो भी जिम्मेदार था और उसका जो हिस्सा था उसके मुताबिक उसको कैफरे किरदार बनाया जाए। और अगर साजिश नहीं थी, अगर कोई नहीं थी, अगर हम गलत कह रहे हैं तो वो भी सामने आ जाए।
सर देखिए ना, अब ये जो गवर्नमेंट है जो डेफिनेटली उस अगर आप उसको साजिश कहते हैं, मुदाखलत जो भी आप कहते हैं, उसके नतीजे में अगर आई है तो वो तो नहीं करेगी। सवाल मेरा ये है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, नए इलेक्शन में, और आप 2/3 अक्सरियत या अक्सरियत के साथ आप हुकूमत बना लेते हैं, तो जो मुतालबात आपके इस हुकूमत से है वो मुतालबात आपके आप खुद भी उन पर अमल करेंगे, यानी उनकी साफ और शफाफ तहकीकात कराएंगे और जिम्मेदारों को कटहरे में लेकर आएंगे? ये सवाल करना चाह रही हूं। आपने शायद मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने आपको बताया था कि हम ये सिर्फ अपोजिशन में मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम बहैसियत काबीना वफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुके हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अगर हमने उस वक्त किया था तो अब क्यों नहीं करेंगे? और जिम्मेदारों को आप कानून के दायरे में, कटहरे में लेकर आए। वही सवाल आप मुझसे चौथी पूछ रही है मुझसे, मैं नहीं बदलूंगा जवाब। आप थोड़ा सा शायद आप ये चाहती हैं कि मैं जवाब दूं कि नहीं हम आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें कि बिल्कुल अगर जनरल बाजवा भी उसके जिम्मेदार हुए तो 3 दफा तो दे चुका हूं नादिया जवाब, 3 दफा जवाब दे चुका हूं। आप बता दें आपको किन अल्फाज में जवाब चाहिए। अच्छा चले, अच्छा ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब जब एक मुलाकात करके आए तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने मुलाकात करके आया तो मैंने इमरान खान साहब को बताया मनोअन अहवाल। अब उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पंजाब असेंबली टूटे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि तमाम असेंबली इसी तरह से चलती रहे। तो सर ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो फिर है, और अगर चौधरी परवेज इलाही उस इस्टेब्लिशमेंट का रोल या इस्टेब्लिशमेंट की चाहतें आके आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कि कोई तब्दीली नहीं आई है, तो इस्टेब्लिशमेंट का लेना देना है क्या इससे? चौधरी परवेज इलाही को शायद आइन में कहीं नजर आ रहा हो कि इस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर फैसले के अंदर कोई हिस्सा होता है, हमें तो नहीं पता। उनकी राय ज़रूर हो सकती है, हो सकता है कि उनके पास बड़े अच्छे वजूह हों जिसकी वजह से वो ये चाहते हों कि ये ना हो, लेकिन इस आइनी प्रोसेस के अंदर हिस्सेदार नहीं है वो फैसला साजी में। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब और दें ताकि ज़रा मैं फिर मुज़ाकरात और दीगर चीज़ों की आऊँ। इकॉनमी पे भी बात करनी है, वफाक पे भी, थोड़ा सा कराची पे भी। ये जो अभी पंजाब की सारी एपिसोड हुई तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ज़बरदस्ती उनके साइन लिए गए, बल्कि उनको कमरे में बंद करके उनके साइन लिए गए। वो कौन था जिसने कमरे में बंद किया? ये तो अब्दुल्ला सुंबुल साहब ही बताएंगे, लेकिन रात तक सिग्नेचर नहीं हो रहे थे। आधी रात को कौन सी आईनी शिक सामने रखी गई, क्या कौन से नए हकाइक सामने आए कि यकायक आधी रात को फैसला बदल गया और नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये जाहिर है किसी एक उमूमी प्रोसेस के जरिए नहीं किया गया, और बिल्कुल इसमें जो भी शामिल था और नहीं था उसको सामने लाना चाहिए। कोई था, कोई ना कोई तो था ना। वो वही चीफ सेक्रेटरी जो ये कह रहे थे कि उनके सामने तमाम जो लीगल एडवाइस है वो नहीं आई, तो क्या एडवोकेट जनरल की एडवाइस सामने आई, कोई हुकूमती लीगल ओपिनियन उनके सामने रखा गया जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने आधी रात को अपना फैसला बदला? कोई ना कोई तो इंटरवेंशन नजर आती है ना। डेफिनेटली कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अच्छा असद उमर साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों आप बेशक जितनी भी आप आइन और कानून की बात कर, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस तब्दीली से पहले, जो आर्मी चीफ की तब्दीली से पहले, आप लोग इन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे, और खास साहब बबांगे दोहल इस बात का ऐलान भी कर रहे थे कि जी उनके पास असल ताकत है तो सारे मुज़ाकरात भी उसी से करूँ। अभी वो मुज़ाकरात का प्रोसेस कंटिन्यू है या वो डिसकंटिन्यू हो चुका मुकम्मल तौर पर? नहीं, हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। सदर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने हुकूमत के साथ भी बातचीत की, हुकूमती नुमाइंदों के साथ वो मिले, वो हम लोगों के साथ भी उनकी बातचीत रही, और उनकी आर्मी की लीडरशिप के साथ भी बातचीत हुई। उन्होंने एक कोशिश की थी, उनका एक आइनी ओहदा है जो उन पर जिम्मेदारी भी डालता है, उनको इख्तियार भी देता है सब लोगों से बात करने का। उनको नज़र आ रहा था और नज़र आ रहा है कि किस तरीके से मुल्क तबाही के अंदर धकेला जा रहा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, लेकिन अभी तक वो नतीजा खेज नहीं हुई। तो वो अभी कंटिन्यू है या बस थक चुके? जी, मुझे जितना मैं डॉक्टर आरिफ अलवी को जानता हूँ, वो इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि कम से कम जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे कि मुल्क तबाही से बचे, इसी तरीके से मुझे यकीन है कि वो भी कोशिश जारी रखेंगे कि कोई ना कोई मामले का हल निकाला जाए जिससे पाकिस्तान को इस तारीक गली से निकाला जा सके। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इतना बता सकेंगे अगर आपके डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के जो राब्ते या मुज़ाकरात अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से हैं या मौजूदा हुकूमत से हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि वो तो तीनों फरीक के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने आर्मी की लीडरशिप से बातचीत अभी मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जी अभी कोई ऐसी, कोई पिछले कोई हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ऐसी कोई बातचीत हुई हो, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा सर,
एक इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान में या मुल्क में सब फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी कोई प्लान है कि वो इम्पोज कर दी जाए, वो लगा दी जाए। अगर मैं सिर्फ पीटीआई के असद उमर साहब से नहीं, एक सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पे असद उमर साहब से पूछूं, एक आप न्यूट्रल कह लें, अनबाइस्ड ओपिनियन कह लें, कि एग्जैक्टली पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और कितने ख़तरात हो सकेंगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एक मईशत है वो इस सूरत हाल से कभी भी पहले दो चार नहीं हुई। बहुत मुश्किल वक्त आए हैं पाकिस्तान में। एक इंतहाई मुश्किल वक्त था 1998 में जब हमने एटमी धमाके किए, उसके बाद हमारे पास सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन वो एक बैरूनी बंदिश थी। उसके बाद भी मुश्किल हालात आए हैं। जिस वक्त हमें हुकूमत दी गई थी उस वक्त इंतहाई ख़राब हालात थे बैरूनी तौर पर, लेकिन जो अब सूरत हाल आज आ गई है, ऐसे तो हालात कभी भी पैदा ही नहीं हुए। और ये अब बात महीनों की नहीं, अब ये हफ्तों की बात रह गई है कि पाकिस्तान जो है वो उस चीज़ से जिसको सोच के भी इंसान जो है वो डरता है कि मुल्क के साथ कभी ऐसा किया जा सकता है। 22 करोड़ का मुल्क, एटमी ताकत, उसके साथ ये हो सकता है और उसके नताइज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। हम उससे महीनों नहीं हफ्तों दूर हैं। और ये तकरीबन तमाम जो इकोनॉमिक मईशत के एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम लोग आपको इस वक्त यही बात बताएंगे। अभी पिछला हफ्ता जो गुजरा है, 584 मिलियन डॉलर्स का रिजर्व्स के अंदर, ज़खायर के अंदर कमी एक हफ्ते के अंदर आई है। सिर्फ 6.1 अरब डॉलर रह गए हैं हमारे पास। 8.5 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं हमने जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर। कर्ज़ों की अदायगी करनी है, उसमें से 4 अरब डॉलर चीन और यूएई के डिपॉजिट्स हैं। तो वो मेरा मानना ये है कि वो इंशाल्लाह ताला रोल ओवर कर देंगे, वो पाकिस्तान को वापस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 अरब डॉलर बाकी बच जाते हैं। कोई बिलियन, बिलियन एंड हाफ, 1.5 अरब डॉलर के करीब आपका खसारा है, हो जाएगा एक समाई के अंदर, कम से कम हो जाएगा बैरूनी खसारा जो होता है। तो 6 अरब डॉलर आपके ख़त्म हो गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी जो 6 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 अरब डॉलर तो अभी रीपेमेंट है, ये वो पैसा था जिसको हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया था। ये सिर्फ एक कुशन के तौर पे दिया गया था ताकि हमारे रिजर्व्स बहुत कम ना लगे। तो हम तो अब जो इस्तेमाल करने वाले रिजर्व्स हमारे पास थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त कारोबार बिल्कुल बंद होता चला जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, स्टेट बैंक एलसीज नहीं खोलने दे रहा, कोई पेमेंट्स नहीं होने दे रहा। इस वक्त ज़रूरी अद्वियात की, खाम माल की एलसी नहीं खोल रही मुल्क के अंदर। खाने पीने की अशिया पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, वो मुल्क में नहीं लाई जा सक रही क्योंकि डॉलर्स नहीं है। सफारत खानों में पाकिस्तानी बाहर जो बैठे हुए उनकी तनख्वाहें देने के डॉलर नहीं है। तो मतलब मैं तो समझ से बाहर हूँ, मेरी कासिर हूँ ये समझने से कि वो तमाम लोग जो इसको देख रहे हैं, जिनके पास कोई इख्तियार है, वो सोच क्या रहे हैं कि वो मुल्क के साथ लेकर किधर जा रहे हैं मुल्क को। तो इसका मतलब तो ये है कि जो अभी मंजर कशी आपने की है, तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत है। इससे अच्छा, अब ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करें, ये सूरत हाल हुई क्यों, ये पैदा कैसे हुई। ये तो 8-8.5 महीने पहले तो ये सूरत हाल नहीं थी। ये चले, अगर हम अदम एतमाद की तहरीक जब आई उस वक्त चले जाएं तो 9 महीने पहले तो नहीं थी ये सूरत हाल। उस वक्त तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 16.4 अरब डॉलर थे, जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए, यानी 10 अरब डॉलर से ज़्यादा तो ज़खायर में कमी आ गई है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, बड़ी सनतें 12% से तरक्की कर रही थी, हर अशारिया आपको मजबूत नजर आ रहा था, अफरात-ए-ज़र इससे आधी भी नहीं थी। तो ये हुआ क्या अचानक? ये जो माशी बहरान आपको नजर आ रहा है, ये माशी वजूहात की वजह से नहीं हुआ, ये सियासी इंतशार पैदा हुआ। तो उस सियासी इंतशार की वजह से ये माशी बहरान आया है। तो ये कितनी गैर मंतकी बात है कि अच्छा फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इस सियासी बहरान को और तवालत दे देते हैं, हम इमरजेंसी लगा के इलेक्शन और आगे ले जाते हैं। तो जो वजह बनी है इस तबाही की, आप कह रहे हैं उस वजह को मैं और बढ़ा देता हूं। इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाए गए थे कि आप अपनी तहरीक फिलहाल रोक दें, अर्ली इलेक्शन की बात ना करें, जो दीगर चीज़ें थी, अदरवाइज आपको नाअहली का सामना करना पड़ेगा और आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। क्या ऐसे पैगाम रसानी हुई है? नहीं, पैगाम रसानी तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी खबरें बहुत आती रही हैं हमारे पास। लोग जो हैं वो पहुँचाते रहे कि जी मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर ऐसा फैसला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। और ये तो बड़ी मीटिंग्स हुई है सर? जी, हुकूमत वालों की, हुकूमत की मीटिंग्स हुई, और वो तो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर नजर आता है ना। उनकी तो सारी देखें,
उन्होंने तकरीबन आज से कोई जैसे जुलाई में हुए ना पंजाब के इलेक्शंस, और वहां पर जो मुस्लिम लीग नून को मार पड़ी, मेरे ख्याल में वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। हमें तो यकीन था, अगर आप मेरे उस वक्त के इंटरव्यूज देखें उस इलेक्शन से पहले, हर इंटरव्यू में मैं कहता था 13 से 16 सीटें हमें मिलेंगी, और 15 सीटें जीती, 16वीं भी जीती भी है, वो अभी कोर्ट के अंदर है हमारी। सो वो जो उनको मार पड़ी, उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया, उनको ये नजर आया कि वो सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके बाद से सारी उनकी जो कोशिश है वो किसी तरीके से, कोई कानूनी तरीके से इमरान खान को गिरा दिया जाए, कोई इमरान खान की शोहरत खराब करके, कोई झूठे सच्चे कहानियां बना के खराब कर दी जाए, या जब कुछ भी ना काम आया तो चलो इमरान खान को कोशिश करें कि मनसूबाबंदी करके कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, जो आपने शोहरत की बात की कि इमरान खान की शोहरत, जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, प्लस ये कि वो जो केसेस जो उनके पास तोशा खाना और ये सारे केसेस हैं, आपको कोई ऐसे केस में तोशा खाना में, इसमें आपको इमरान खान साहब की आने वाले दिनों में नाअहली नज़र आती है? और सिर्फ मसला यहाँ पे सिर्फ तोशा खाना का भी नहीं है, अब तो जो टायरन का केस है वो भी अदालतों में है, प्लस जो कैरेक्टर असैसिनेशन की आप बात कर रहे हैं, शायद ये भी उसी की एक अटैम्प्ट हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऑडियो लीक्स भी हैं। तो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? पीटीआई किस तरह से इन तमाम चीज़ों को डिफेंड करेगी? अच्छा, ऑडियो लीक्स का तो जैसी टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में आ चुकी है, और ये कोई तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ हुआ फैली हुई चीज़ें, कल खुदा न खास्ता आपकी भी कोई ऑडियो बना के लीक कर देगा, वो तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद है। ये आज से 4-5 साल पहले हुआ था, बहुत मशहूर, एक ट्विटर पे किसी ने पोस्ट किया था, बराक ओबामा की 4 तकरीरें थी, और सवाल ये था कि इसमें से फेक कौन सा, जाली कौन सी है, तो जवाब ये था कि सब चारों जाली हैं। तो वो तो टेक्नोलॉजी अब उधर पहुंच गई है कि वो बिल्कुल ये लामानी, ना कोई सुनता है इनकी बात, ना यकीन करता है, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जहाँ तक तोशा खाना की बात है, तोशा खाना के केस के अंदर खोदा पहाड़ निकला चूहा, अब वो भाग रहे हैं उससे। अब आपको पता चला ना, जो हम मुतालबा कर रहे थे वो अब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि तोशा खाना की तमाम तारीख सबके सामने लेके आओ, यही हमारा मुतालबा था। आखिरी सवाल असद उमर साहब, चूंकि असद उमर साहब, एक खबर ये आई है और आपका ताल्लुक कराची से भी है कि तमाम जो एमक्यूएम के धड़े हैं, जिस कामरान टिसोरी साहब उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी हैं, बहादराबाद वाली एमक्यूएम भी है, प्लस पीएसपी भी है, और कहा यह जा रहा है कि आप पीटीआई को कराची में रोकना मकसूद है, इसलिए सबको इकट्ठा करना मकसूद है। ये कौन कर रहा है, प्लस ये कि आप लोग की इस हवाले से क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत सादा सी है। जितनी ज़्यादा कुव्वतें इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ती चली जाएंगी, उतनी ज़्यादा आवाम पाकिस्तान की इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एक साथ खड़ी होती जाएगी। यही आपके सामने पिछले 8-9 माह से हो रहा है। 13 जमातें मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सक रही हैं, तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सक रही हैं। तो बिल्कुल ज़रूर जोड़ें सबको। हमने बाय द वे, आपने जिक्र नहीं किया, खबर तो ये भी है कि अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को भी वापस लाया जा रहा है, उनको भी मिलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, खबर जो जिस लेवल की डेस्परेशन इस वक्त फैली हुई है, तो कुछ भी बाद नहीं है। नहीं, ये खबर है आपके पास कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हम तो सुनते हैं, हम जहां पर ये फैसले होते हैं वहां पर तो हम नहीं बैठते। वो हमारे खिलाफ तो ये सारी बातें होती हैं। अच्छा, तो हम कमरे में तो नहीं बैठे होते, लेकिन खबर जरूर, कराची में खबर ये जरूर फैली हुई है। अच्छा, कराची में ये खबर भी फैली। और असद उमर साहब, जब आपने अल्ताफ हुसैन की बात करी दी है, तो एक खबर मैं भी उसकी वेरिफिकेशन आपसे चाहूंगी। पिछले दिनों मेरे पास एक खबर ये आई कि जब आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे कि असद उमर साहब ने लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आए जी एक मिल के जद्दोजहद का आगाज करते हैं। ऐसे कुछ है, हुआ है? अच्छा, सिर्फ मसला ये है कि ये जो डेस्परेशन है ना, वो दूसरी साइड पे, हमारी साइड पे नहीं है। अभी इतनी डेस्परेशन नहीं हुई। मुस्तकबिल में कर सकते हैं कोई हाथ मतलब मिलाना, ये वो माफी तलाफी हो जाए तो? नहीं, हमारे कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, उनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं, हर शख्स के लिए हम करते हैं, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। सर, सबको माफी मिल सकती है, तो अल्ताफ हुसैन को क्यों नहीं? माफी तो मांगे, तो मांगी है सर, कई दफा मांगी है। हाँ, ना खुदा का खौफ करे। जिस दिन वो खड़े होके जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है, जिस दिन वो उस पर माफी मांग लेंगे, हम सर माफी मांगी है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। खुदा का खौफ करें तो हो नादिया,
कराची वाले भाई, आप उससे बात कर रहे हैं जो कराची की गलियों में पला हुआ है। सर मैं ये आप भी उन्होंने उससे बात कर रहे हैं जो कराची की गलियों में पली हुई है। जी जी, नहीं, आप कहाँ हो, आप तो चली गई। ठीक है ना, तो वो हमें पता है कि कितनी उन्होंने माफी मांगी है। अच्छा, अगर आगे वक्त मांग लेते हैं तो मिलनी चाहिए माफी, सियासत में मौका मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा दिल से जो माफी मांग ले उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन दिल से माफी मांगना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अतस उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का, सवालात के जवाब देने का। 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में कम से कम असद उमर साहब ने में इसकी कंफर्मेशन दी है। मुज़ाकरात का तसलसल जारी है, लेकिन किस लेवल पर उससे नहीं पता। सियासी जो जोड़ तोड़ हो रहा है परवेज़ इलाही साहब की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है आने वाले वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो ले सकते हैं, और आने वाले दिनों में बकौल उनकी असम्बलियाँ तो टूटनी है, तो लेट्स सी कि वो कब टूटनी है, लेकिन हालात और वाक़यात इसको थोड़ा सा मुश्किल करार दे रहे हैं। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।